हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 9। हमने ऑलरेडी 8 यूनिट इससे पहले कर लिया है एंड ये हमारा सीरीज़ का आज लास्ट वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जिसने ये सीरीज़ फॉलो की है, आज उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म होने वाला है। यानी 32 मार्क्स का तुमने कर दिया, तुमने एक बिग फाइट जीती है भाई, बिग फाइट। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 बात करता है एजेंसी के बारे में। ये सारे चीज़ हमें एजेंसी में पढ़ना है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो ये नोट्स आईसीआई के द्वारा दिए गए हैं, तो आईसीआई के पोर्टल पे तुम्हें मिल जाएंगे ये नोट्स। अब एजेंसी का मीनिंग क्या होता है, देखो एजेंसी कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं डिफाइन ही नहीं करता है व्हाट इज़ एन एजेंसी। वो एक सिंपल चीज़ डिफाइन करता है, एजेंट को एंड प्रिंसिपल को, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को ही एजेंसी बोलते हैं, ऐसा समझो। अब एजेंट कौन हुआ, सपोज करो मेरी एक ज़मीन है और मैं उसे बिकवाना चाहता हूँ। मैंने एक आदमी को बोला कि भाई तेरी पहुँच अच्छी है, तू मेरा ज़मीन को क्या बिकवा देगा। उसने बोला ठीक है, मैं मेहनत करूँगा, मैं तुम्हारी ज़मीन बिकवा दूंगा, बदले में मेरे को कमीशन दे देना। मैंने बोला ठीक है, ज़मीन जितना का बिकेगा उसका 5% तू कमीशन रख लेना। उसने बोला ठीक है। तो क्या उसके वो मेहनत कर रहा है, वो सबके पास जा जाके बोल रहा है कि ये ज़मीन इतने का है, वो खोज रहा है सेलर बायर को खोज रहा है ज़मीन के लिए। तो क्या ज़मीन उसकी है? द आंसर इज़ नो, ज़मीन उसकी नहीं है, ज़मीन मेरी है। मेहनत वो कर रहा है खोजने के लिए, बेचना मेरे को था बट मैंने ये काम करवाया किससे? उससे। तो क्या वो मेरा एजेंट होगा? द आंसर इज़ यस। एजेंट वो एक आदमी होता है जो कि कुछ करने के लिए, जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये ज़मीन खरीदेगा, इतना इतना रुपया में खरीद ले। वो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ज़मीन उसकी है? नहीं, मेरी ज़मीन है, मैं बेचना चाहता था, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वो मेरा एजेंट हो गया। प्रिंसिपल कौन हो गया? मैं प्रिंसिपल हो गया। मैंने उस पर्सन को एम्प्लॉय किया कि देख मेरा ये काम है, तू कर देगा, मेरे को रिप्रेजेंट करेगा। उसने बोला ठीक है कर दूंगा, तो मैं प्रिंसिपल हो जाऊँगा, वो क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। टेस्ट ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी होता कब है, क्रिएट होता कब है, याद करो। इसी तरह पार्टनरशिप में भी एक टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी एजेंसी क्रिएट कब होगा। अगर इस दोनों का आंसर यस आ जाता है तो एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। क्या आएगा? पहला, एजेंसी क्रिएट करने के लिए प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होना पड़ेगा। यानी प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यूनिट 2 में मैंने पढ़ाया था कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कोई थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और किसके बीच में होता है? एजेंट एंड जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट क्या मैं केस कर सकता हूँ थर्ड पार्टी पे? द आंसर इज यस, मैं केस कर सकता हूँ। क्या थर्ड पार्टी मेरे पे केस कर सकता है? द आंसर इज यस। यानी यहाँ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी थर्ड पार्टी केस कर सकता है जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में उस पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साउंड का यहाँ पे देख लेना, क्योंकि बगल में ये भाई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है एंड भाई मेरा माथा दर्द करने लगा भाई, इतना ज़्यादा वॉल्यूम है। तो थोड़ा मैं रिकॉर्ड करके मतलब रिड्यूस कर दूंगा नॉइज़, बट उतना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद वेयर द पर्सन हैज़ कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल, यानी एजेंट के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने एक्ट से मेरे को बाइंड कर सके। यानी वो जो डील कर रहा है थर्ड पर्सन से, थर्ड पर्सन तब मेरे पे भी केस कर सकता है, मैं भी लायबल होऊंगा उसके एक्ट के लिए। एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। क्या अगर वो ये कर सकता है तो एजेंसी क्रिएट हो गया है। क्या प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी मैं केस कर सकता हूँ थर्ड पार्टी पे? तो द आंसर इज अगर यस है तो एजेंसी क्रिएट हुआ है। इसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ एजेंसी। हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, अब एजेंट एम्प्लॉय कौन करेगा? पहला बात तो सिंपल सा, 2 आदमी ही एजेंट अपना एम्प्लॉय कर सकता है। पहला मेजर जो 18 प्लस है, जिसका एज 18 हो चुका है, वही एजेंट अपॉइंट कर सकता है, माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं करेगा। और दूसरा साउंड माइंड, तो क्या तुम लोग अपॉइंट कर सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि तुम लोग अनसाउंड माइंड के हो। सिर्फ साउंड माइंड यानी जिसका दिमाग सही है और जो 18 प्लस क्रॉस कर चुका है, वही दोनों अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट को। अब एजेंट अपॉइंट हो कौन सकता है, यानी ये था प्रिंसिपल कौन कौन बन सकता है? मेजर और साउंड माइंड, यही लोग प्रिंसिपल बन सकते हैं। अब अगला है कि एजेंट कौन कौन बन सकता है। तो इसमें देखो कोई भी पर्सन,
माइनर भी एजेंट बनता है। यूनिट 3 में मैंने पढ़ाया था, माइनर भी एजेंट बनता है एंड प्रिंसिपल बाउंड होता है उसके एक्ट के लिए। बट यहाँ पे इज अ रूल ऑफ कॉशन। देखो लॉ मना नहीं कर रहा है, लॉ बोल रहा है तुम पागल को अपना एजेंट बनाओ, माइनर को अपना एजेंट बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एज अ कॉशन लॉ ने बोला कि देख भाई, माइनर को अगर तू एजेंट बनाएगा, माइनर पे तो तू कोई एक्शन ले नहीं सकता। अब माइनर कुछ गलत कर देगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट में गलत कर देगा, क्रिमिनल वाला गलत नहीं, सिविल रॉन्ग क्रिमिनल रॉन्ग नहीं, तो तू तो केस कर ही नहीं सकता माइनर पे, क्योंकि वो तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है और उस पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो भाई इसलिए एज ए कॉशन लॉ बोलता है कि भाई माइनर को मत बना तू सबको सकता है बट मत बनाना, ऐसा बोल दिया उन्होंने। फिर कंसिडरेशन, क्या एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज नो। ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, सब कुछ पीछे से ही कनेक्टेड है भाई। अगर तुमने पूरा सीरीज देखा है तो एजेंसी बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है, कोई नेसेसरी नहीं है, एजेंट का नेसेसरी नहीं है। अब क्रिएशन ऑफ एजेंसी, अब एजेंसी क्रिएट कैसे होता है? देखो ये 5 तरीके दिया है। पहला एक्सप्रेस हुआ है, मैंने तुम्हें बोला क्या तू मेरा एजेंट बन के ये काम कर देगा? उसने बोला ठीक है कर दूंगा, एक्सप्रेस से मैंने एजेंसी क्रिएट कर लिया। ये वर्ड स्पोकन भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। दूसरा इम्प्लाइड, मैंने उसे बोला नहीं बट वो मेरा काम कर रहा है, मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने उसे बोला नहीं है बट मैं हम दोनों के उसके एक्शन से लग रहा है कि वो मेरा एजेंट है, तो यहाँ भी एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। फिर नेसेसिटी, रेक्टिफिकेशन और स्टॉपल, इसको हम लोग आगे अभी समझते हैं। चलो सबसे पहला एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कब होगा? जब बोल देंगे, और इम्प्लाइड मेरे कंडक्ट से इन्फर्ड हो रहा है, मेरे कंडक्ट से, उसके कंडक्ट से लग रहा है कि वो मेरा एजेंट है और मैं भी उस चीज़ में मना नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा भी कंडक्ट बता रहा है कि हाँ वो मेरा एजेंट है, तो भाई एजेंसी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेसेसिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो कैसे, सपोज करो तुम एक अपार्टमेंट में रहते हो, वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, तुम कहीं बाहर गए हो, सपोज करो तुम घूमने गए यूएसए, 7 दिन के लिए यूएसए गए। जब तुम यूएसए गए तो अचानक तुम्हारे घर में आग लगी, अपार्टमेंट में तुम्हारे रूम वाले, जो तुम्हारा अपार्टमेंट में जो तुम्हारा रूम है उसमें आग लग गई। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बन जाएगा उस समय एजेंट ऑफ नेसेसिटी, यानी एजेंट बन जाएगा वो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड। वो कोशिश करेगा कि तुम्हारा लॉस कम से कम हो, या यहाँ पर क्या एजेंट तुमने उसे अपॉइंट करके गया कि तुम मेरा रूम का देखभाल करना? नहीं, तुमने तो अपॉइंट नहीं किया उसे, बट क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ गया तो इसलिए वो एजेंट बन गया। ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में वो अब जो भी लायबिलिटी इंकर करेगा तुम्हारे लॉस को कम करने के लिए, तो तुमको जब तुम यूएसए से आओगे तो उसे पैसा देना होगा, क्योंकि भाई उसने मेहनत किया है, उसने कुछ एक्सपेंसेस इंकर्ड किए तुम्हारे लॉस को कम करने के लिए। फायर ब्रिगेड को बुलाया, सामने वाली मार्केट से फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीदा, तो भाई ये सब किया उसने, तो तुम उसको पैसा नहीं दोगे। अब वो तुम्हारा एजेंट बन गया, एजेंट ऑफ नेसेसिटी का। फिर आता है एजेंसी बाय स्टॉपल। मान लो कोई आदमी बोल रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो इसका एजेंट हूँ, और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी चुपचाप हूँ, तो सामने वाला क्या समझेगा देख के कि हाँ भाई ये बोल रहा है, ये भी चुप है, यानी एजेंट होगा ही। अब उसके साथ वो डील कर रहा है एंड बाद में मैं बोलता हूँ मैं मेरा एजेंट थोड़ी है, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा, तो थर्ड पार्टी पता है क्या बोलेगा? जब उस दिन जब ये बोल रहा था कि मैं इसका एजेंट हूँ, तब उस दिन काहे नहीं बोला तुम, तो अब तू भी लायबल है। इसी को बोलते हैं स्टॉपल। फिर आते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है? सपोज करो कोई एजेंट को मैंने अथॉरिटी दिया है कि भाई तू गुड्स खरीद सकता है, बेच सकता है, बट क्रेडिट पे नहीं खरीदेगा, यानी पैसा लेकर बेच और पैसा लेकर खरीद, क्रेडिट पे कोई काम नहीं होगा। बट उसने क्या किया, 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेच दिया, यानी उधारी पे, और ये मेरे को पता नहीं है, ये तो उसके अथॉरिटी से बाहर है। बट जिस दिन उसने बेचा उसके 5 दिन बाद वो मेरे को बताता है कि देखिए भैया क्रेडिट पे बेच दिया, अच्छा आदमी है, दे देगा पैसा। तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बोलूँ कि भाई देख ये तूने सही नहीं किया, मैंने मना किया था, मैं तेरे को अपना एजेंट मानता नहीं, वो 10,000 मैं तेरे से लूँगा अगर वो नहीं देगा। सिंपल बात है, ये सब करेंगे। बट हो सकता है मैं बोलूँ अच्छा ठीक है भाई तू इतना दिन से मेरा एजेंट है,
चल ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के लिए भी मैं लायबल। तब अगर वो नहीं देता है 10,000 तो मैं एजेंट से पैसा रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई कर दिया कि हाँ चल मैं इसके लिए लायबल हूँ। इससे पहले मैं लायबल नहीं था, क्योंकि वो अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा था। बट मैंने क्योंकि बोल दिया कि चल ये कर सकता है तू, या ये जिस तूने जो किया वो सही है, मैं इसके लिए लायबल हूँगा, तब मैं लायबल हूँगा। मैं तब पैसा क्लेम नहीं कर सकता एजेंट से, अगर पैसा मेरे को नहीं मिलता है थर्ड पार्टी के द्वारा। लॉस मेरा होगा, यहाँ याद रखना ये बात। इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इसका एसेंशियल क्या, बहुत सिंपल है कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। पूरे ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना होगा, यानी किसी एक पार्ट को नहीं कि नहीं देख 5,000 तक के लिए मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ, बाकी 5,000 के लिए मैं रेक्टिफाई ये नहीं कर सकते। पूरा 10,000 के 10,000 के लिए रेक्टिफाई करना होगा। फिर कोई अनऑथोराइज थर्ड पार्टी को इंजरी नहीं होना चाहिए, वैसा कोई रेक्टिफिकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। रीजनेबल टाइम में करना चाहिए एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए रेक्टिफिकेशन का, ये बहुत नॉर्मल है। अब एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, यानी एजेंट की अथॉरिटी कहाँ तक है। सबसे पहला, एजेंट बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को अपने एक्ट के लिए। अरे मैंने उसे बोला है कि भाई तू मेरे लिए काम कर, ये तेरी अथॉरिटी है, इसके अंडर रह के ही तू काम करेगा। तो भाई अगर उसके अंडर रह के वो काम कर रहा है तो भैया मैं लायबल नहीं हूँगा, मैं लायबल हूँगा। मैंने बोला कि मेरी ज़मीन बिचवा दे, बोलते हैं मेरी ज़मीन को बेचवाना है, 2 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा तू कितना में बिकवा, बट 2 लाख से कम में नहीं बिकना चाहिए। एजेंट ने 2 लाख में ज़मीन बिकवा दिया, थर्ड पार्टी से बात कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्या बाद में मैं मना कर सकता हूँ कि नहीं मैं 2 लाख में नहीं बेचूंगा, मैं 2,20,000 में बेचूंगा? नहीं कर सकता। अब उसके एक्ट के लिए मैं बाइंड हूँ, क्योंकि मैंने उसे अथॉरिटी दी थी कि 2 लाख मिनिमम, एंड उसने 2 लाख अथॉरिटी के अंदर ही काम किया है। तो क्या मैं लायबल हूँगा? द आंसर इज यस, मैं लायबल हूँगा। एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इस एजेंट की अथॉरिटी में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहला, लॉफुल नेसेसरी थिंग, जो मैंने उसे बोला है कि ये तुम्हें करना है, लॉफुली उसने ये सब काम किया है, तो उसके लिए लायबल होगा। एंड एक और केस है इमरजेंसी वाला केस, यानी कि इमरजेंसी आ गई कुछ, सपोज करो मेरा गोडाउन में आग लग गया, एंड आग लग गया तो उसको अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करना पड़ा, अपने अथॉरिटी से बाहर गया वो, एंड वो काम किया। इसका मेन पर्पस क्या था कि मेरे को कम से कम लॉस हो। तो उस सिचुएशन में क्या उसका एक्ट मेरे को बाइंड करेगा? द आंसर इज यस, बाइंड करेगा। अगर उसका ये पर्पस है कि मेरे को कम से कम लॉस हो, एंड उसने इमरजेंसी के केस में अपने अथॉरिटी से आगे जाकर काम किया है तो। उसके बाद बात करते हैं प्रोविजन रिलेटेड टू सब एजेंट। अब सब एजेंट क्या हुआ? सपोज करो क्या बोलूँ भाई, एक अच्छा एग्जांपल था लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते। चलो, तुम्हारी मम्मी तुमको देती है धनिया वगैरह लाने, तुम अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, भाई देख मेरे को मन नहीं है, अभी गेम वेम खेल रहा हूँ, तू ले आ धनिया। अब वो धनिया की जगह साग ले आएगा तो फिर लायबल कौन होगा? तो वही यहाँ पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसमें एक लैटिन फ्रेज है, डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेरा। इसका क्या मतलब होता है? सब एजेंट अपना काम दूसरे को नहीं दे सकता। सब एजेंट अपना काम दूसरे को नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है भाई? देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई काम अगर हम तुमको दे रहे हैं, क्या तुम दूसरे से करवाओगे? सपोज करो ये तुम्हारी मम्मी है, इन्होंने काम तुम्हें दिया कि मार्केट से लेकर आ धनिया, ठीक है। तुम भाई काम चोर, तुमने ये काम अपने दोस्त को दे दिया, वो मार्केट में था, बोला भाई धनिया ले आ। ये तुम नहीं कर सकते। जो काम तुमको दिया गया है, भाई मैं अगर एजेंट, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने बोला कि तू ये काम करेगा, तो भाई तुम किसी और को ये काम करने दे दोगे? कैसे? मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, तुम दूसरे को क्यों दे रहे हो अपॉइंट करने? नहीं कर सकते तुम ये। तो यही नॉर्मल लॉ तो यही बोलता है, बट एक्सेप्शंस है जहाँ पे सब एजेंट अपॉइंट होगा। पहला, 3 एक्सेप्शंस है। सबसे पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, यानी मैंने तुम्हें अपॉइंट किया और मैंने बोला कि हाँ भाई तू अपना सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, उनसे काम करवा सकता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है,
ऑलरेडी बात हो चुका है तब तो भैया अपॉइंट वो करेगा ही, सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा, कस्टम ट्रेड के जैसा, यानी वो कस्टम ही है, ये काम हो ही सकता है सब एजेंट के द्वारा। अब सपोज करो यूट्यूब पे जो है एक टीचर है, वो बहुत बड़ा अभी उसका यूट्यूब चैनल हो गया, तो क्या अब वो अकेले पढ़ा पाएगा? द आंसर इज नो, वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो उसको अपना काम डेलीगेट करना पड़ेगा। वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करेगा, वो फिर 4 एम्प्लॉयर टीचर को हायर करेंगे। तो यहाँ एक आदमी कर ही नहीं सकता, यानी कस्टम ही है कि भाई सबको वो काम सब एजेंट करेगा, डेलीगेट होते जाएगा। तो उस सिचुएशन में डेलीगेशन हो सकता है, सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। दूसरा केस, जब कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा है कि हाँ भाई तू सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, इस दोनों केस में सब एजेंट जो है एजेंट माना जाएगा प्रिंसिपल का, मेरा एजेंट एंड एजेंट का भी सब एजेंट, तो वो भी मेरा एजेंट होगा, ठीक है। एंड तीसरा, कोई इमरजेंसी का केस आता है, अनफोर्सीन कंडीशन आ जाता है, उसमें मेरे को सब एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ रहा है, नहीं तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो प्रिंसिपल ने मेरे को दिया, तो उस सिचुएशन में सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। अब ये दोनों केस में क्या बोला जाता है? सब एजेंट इज अपॉइंटेड, प्रॉपरली अपॉइंटेड। इन दोनों केस में जब जब प्रिंसिपल को पता है कि एजेंट अपॉइंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन को लॉ बोलता है प्रॉपरली अपॉइंटेड। उसमें होता क्या है, देखो प्रिंसिपल तो थर्ड पार्टी को लायबल होगा ही, मैं थर्ड पार्टी को लायबल होऊंगा, चाहे वो एजेंट का एक्ट हो या सब एजेंट का एक्ट हो, मैं लायबल होऊंगा, प्रिंसिपल लायबल होगा, क्योंकि मेरी मर्जी से भाई सब एजेंट अपॉइंट हुआ है। उसका एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के एक्ट के लिए, ठीक है। और एजेंट फिर रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को सब एजेंट के एक्ट के लिए। सब एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल को, अब सब एजेंट भी प्रिंसिपल को लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट टू द एजेंट, और एजेंट को लायबल होगा डायरेक्टली। देखो सब एजेंट जो है प्रिंसिपल को डायरेक्टली लायबल नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली लायबल होगा, क्योंकि सब एजेंट को लायबल होगा, एजेंट प्रिंसिपल को लायबल होगा, ठीक है। बट फ्रॉड के केस में नहीं होगा, फ्रॉड के केस में सब एजेंट खुद लायबल होगा, क्योंकि भाई फ्रॉड तुमने किया है, गलती तुम्हारी है। फिर बात करते हैं जब सब एजेंट अपॉइंट हो जाए इमरजेंसी के केस में, वो 2 वाले केस, टॉप 2 वाला केस का ये सिनारियो था। अब जब इमरजेंसी के केस में अपॉइंट होता है, तो एजेंट तो प्रिंसिपल की तरफ लायबल होगा ही होगा, प्रिंसिपल थर्ड पर्सन के तरफ लायबल होगा ही होगा, बट प्रिंसिपल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सब एजेंट के एक्ट के लिए। एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, बट सब एजेंट के एक्ट के लिए नहीं लायबल होगा, क्योंकि सब एजेंट को प्रिंसिपल ने नहीं अपॉइंट किया है। एंड सब एजेंट नॉट रिस्पॉन्सिबल टू, और सब एजेंट तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा, सब कुछ एजेंट पे आ जाएगा। यानी सब एजेंट का जितना एक्ट है उसका लायबिलिटी किस पे चढ़ जाएगा? एजेंट पे चढ़ जाएगा, ऐसा समझो। अब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या हुआ? अब याद करो, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 4 में तुम्हें बताया था कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में हुआ है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एंड बाद में कोई आदमी आकर बोलता है कि भाई हम दोनों मिलकर पढ़ाते हैं, मेरे को लॉ दे दो, तू अकाउंट्स पढ़ा ले। तो मैंने बोला तुम्हें कि भाई देख, अब से ये लॉ पढ़ेगा, क्या तुमको चलता है? तुमने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही लॉ पढ़ा देगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट तुम दोनों के बीच में हो गया, मैं डिस्चार्ज हो गया, बस वही वाला केस है। तुम आए मेरे पास, मैं तुम्हारे पास गया, मैंने बोला कि मेरा एजेंट बन के ये काम कर दे, मेरा ज़मीन बिकवा दे। मैं एक ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने बोला कि भाई देख, मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तू ऐसा कर, मेरा भाई है ये, मैं नंबर दे रहा हूँ, तू उससे जाके बात कर ले, तू उसको अपना एजेंट बना ले, वो बिकवा देगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट एजेंट हुआ, सब एजेंट नहीं हुआ, ये सब्स्टिट्यूट एजेंट हुआ। यानी अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके भाई के साथ है, ना कि ब्रोकर के साथ। तो ब्रोकर को मैं नहीं पकड़ सकता, अब उसके भाई को मैं पकड़ूंगा। जब पर्सन अपॉइंट होता है, एजेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है एजेंसी के बिजनेस में, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट एजेंट को सब एजेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, और सब्स्टिट्यूट एजेंट प्रिंसिपल का एजेंट ही होता है। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। अब एजेंट का ड्यूटी क्या होता है? अब जब सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट हो रहा है, तो उसका ड्यूटी क्या क्या होगा कि वो नेसेसरी डायरेक्शन ऑर्डिनरी प्रूडेंस में काम कर सके, रिस्पॉन्सिबल होगा नेग्लिजेंस के लिए। यानी सपोज करो तुम मेरे पास आए और बोले कि मैथ का कोई अच्छा यूट्यूब चैनल बता दीजिए जहां मैं अच्छे से पढ़ सकूं, या मैथ का कोई टीचर बता दीजिए। तो मैं एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में क्या करूंगा? एक मैथ का अच्छा टीचर बताऊंगा, नहीं पता होगा तो बोलूँगा नहीं पता है।
मैं ये तो नहीं बता सकता कि जाके किसी से पढ़ लो जो लॉ पढ़ा रहा है या हिंदी पढ़ा रहा है, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। यानी मेरे को ऑर्डिनरी प्रूडेंस में, यानी एक कॉमन मैन के, एक अच्छे आदमी की तरह रिस्पॉन्सिबल वे में तुम्हें बताना होगा कि हाँ तुम इसको ट्राई कर सकते हो। पसंद करना ना पसंद करना तुम्हारी चॉइस है। मैं तुम्हें सजेशन दूंगा तो अच्छे टीचर का दूंगा ना। अब मैथ के तुमने मेरे से सजेशन मैथ का मांगा, मैं तुम्हें हिंदी के टीचर का सजेशन दे रहा हूँ, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। तो वही ये बात बोल रहा है। फिर डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स अच्छे से करना और इसी से कर लेना, ठीक है। बुक से इसमें अंदर का ये जो मटेरियल सब है ये तुम अपने हिसाब से ऐड एंड अप कर सकते हो। फिर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एजेंट। एजेंट का ड्यूटी क्या होगा, ऑब्लिगेशन क्या होगा एजेंट का। सबसे पहला नॉर्मल सा बात समझो, मैंने किसी को एज ए एजेंट अपॉइंट किया है तो मैं जैसे जैसे बोलूँगा वो वैसे वैसे काम करेगा। तुम्हारी मम्मी तुमको भेजती है कि जाओ मार्केट से ये सब्जी लेकर आना, तो मम्मी ने जैसा बोला तुम लोग वैसा ही तो काम करोगे। मार्केट में जाकर सब्जी वैसे ही तो लोगे कि तुम अपने मन से नहीं आज मम्मी आलू बोली हम आलू नहीं भिंडी लेंगे, भाई घर आके जूता चप्पल से मारेगी मम्मी, तो तुम वो नहीं कर सकते। जो मम्मी ने बोला वही तुमको करना होगा, यानी कि अकॉर्डेंस डायरेक्शन, जैसा प्रिंसिपल डायरेक्शन देगा वैसा ही करना होगा। फिर उसके बाद तुमको कम्युनिकेट करना होगा प्रिंसिपल को। मान लो सब्जी मार्केट में गए, मम्मी ने बोला कि 20 रुपये किलो आलू मिलेगा, तुम मार्केट में गए, तुमको वहाँ पता चलता है कि 25 रुपीज़ में मिल रहा है आलू 1 किलो, तो तुमको कम्युनिकेट करना होगा मम्मी से, प्रिंसिपल से कि मम्मी देखो ना 25 रुपीज़ में मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में तो तुमको कम्युनिकेट करना होगा, प्रिंसिपल से बात करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी गलती है। प्रिंसिपल से हमेशा कम्युनिकेट करना होगा कि यहाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि तुम अपना फ़ायदा नहीं देख सकते हो, जैसा बोला गया है वैसा करना है। ये नहीं कि तुम मम्मी ने बोला ये करने तुम वो कर रहे हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुमको मम्मी के लिए ही काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। डू नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अब ये सब होता है, मम्मी ने 20 रुपया दिया तुम्हें कि जाके ये चीज़ ले आना, सपोज़ करो चाय पत्ती ले आना, अब चाय पत्ती का दाम है 18 रुपया, तुमने घर आके बोल दिया कि भाई 20 रुपये का चाय पत्ती है, 2 रुपया का तुमने प्रॉफिट कमा लिया, चॉकलेट बना लिया। तो उस सिचुएशन में में 2 रुपया में तुमने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ये तुम नहीं कर सकते। यानी अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकते भाई, ये तो सब करते हैं। मम्मी ने 10 रुपये दिया तो 8 रुपये 5 रुपये का सामान आया, तुमने घर में आके बोल दिया 10 रुपये खर्चे हो गए, ये तुम नहीं कर सकते, ये बोल ही नहीं सकते तुम। कोई अपना प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते। कोई भी सम अगर मिला है प्रिंसिपल को देने के लिए तो वो तुमको प्रिंसिपल को देना होगा, ठीक है। एंड रीजनेबल केयर एंड स्किल कर लेना होगा, यानी कोई गुड्स अगर तुम्हें दिया गया कि भाई इसको बेचवा दे तो उसका अच्छे से ध्यान रखना है, ये नहीं कि उसको गदर में फेंक देना है। फिर आता है राइट्स ऑफ एजेंट। अब एजेंट का ड्यूटी हम लोग समझ गए, अब राइट क्या क्या है। सबसे पहला है कि वो कोई भी पैसा अगर मान लो मिला तो उस पैसा से अपना कमीशन काट सकता है। सपोज़ करो मैंने बोला कि भाई मेरा ज़मीन बिकवा दे, ये ले ज़मीन, कमीशन तू 5% काट लेना। तो जो पैसा मिला ज़मीन बिकवाने के बाद 1 लाख मिला तो उसमें से 5% वो काट के मेरे को पैसा देगा, ये राइट है एजेंट का। उसके बाद रेम्युनेशन, अगर कोई रेम्युनेशन का बात हुआ है तो रेम्युनेशन देना होगा। लियन कर सकता है प्रॉपर्टी पे, यानी कि सब, मैंने टेलर वाला एग्जांपल दिया था। मैं टेलर के पास गया, ठीक है, मैंने उसे बोला कि भाई ये मेरे पास कुछ पुराने कपड़े हैं, अच्छे हैं, जैकेट है, इसको बिकवा दे। टेलर ने बोला ठीक है मैं बिकवा दूंगा, उसने बिकवा दिया। अब उसने बिकवा दिया और बदले में गोल्ड ले लिया। मैंने बोला कि बिकवा के गोल्ड ले ले, उसने गोल्ड ले लिया। अब मैं गया भाई बिकवाया, उसने बोला हाँ बिकवा दिया। मैंने बोला गोल्ड दे दे, बोला उसने पैसा दे। मैंने पैसा देने से मना कर दिया, तो क्या वो गोल्ड रख सकता है, उस पर लियन कर सकता है? द आंसर इज यस। अब लियन लॉफुली होना चाहिए, गुड्स तुमको रिसीव हो, यानी कि ऐसा नहीं कि घर से आके सामान उठा के ले जाए। सपोज करो तुम्हारी एक गाड़ी है,
तुम एक गाड़ी है उसको तुमने एक आदमी को दे दिया एज ए एजेंट और उसको बोला कि भाई देख स्कूल से बच्चों को लाना और जो पैसा होगा वो मंथली तुमको मैं 1,000 रुपये दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? किसी के पास अगर वैन होती है तो वो वैन दे देता है किसी आदमी को और बोलता है कि भाई तू स्कूल से बच्चे को लाना और जो इनकम होगी उसमें फिर 1,000 रुपीज़ तू मैं तेरे को एज अ सैलरी दे दूंगा और बाकी जो इनकम होगी मेरे को दे देना। ऐसा होता है कि नहीं? रियल लाइफ में होता है। तो यहाँ पर सपोज करो यही हुआ है, तो अगर मान लो तुम 2 महीने से तुमने अपने गाड़ी वाले को पैसा नहीं दिया है तो क्या वो गाड़ी रख सकता है और बोल सकता है कि हाँ भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लियन एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जब तक तू पैसा नहीं देगा मैं गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा? ये कर सकता है? द आंसर इज यस, ये कर सकता है, बट लॉफुल, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी उसको लॉफुली रिसीव हुई है। बट क्या नहीं कर सकता वो? अब मान लो गाड़ी से गया, ठीक है, तुम्हारे बच्चे को स्कूल से लाकर वो किडनैप कर लिया और फ़ोन करके बोल रहा है मेरे 2 महीने का पैसा दे वरना मैं बच्चा नहीं दे रहा। ये नहीं कर सकता वो। क्यों? क्योंकि भाई ये लॉफुली उसको बच्चा का पोजीशन नहीं मिला है, ये गलत है। गाड़ी रख लेगा वो सही है, ठीक है। उसके इंडेमनीफाई करना होगा, कोई एक्ट किया और उसके कारण उसको लॉस हो गया, एजेंट को लॉस हो गया, वो विद इन हिज अथॉरिटी हुआ है तो भाई उसके लिए इंडेमनीफाई करना होगा। और कोई भी गुड फेथ में वो काम किया और उसको कुछ लॉस हुआ, इन सिंपल अगर उसको कुछ लॉस होता है, गुड फेथ में वो काम कर रहा है, विद इन हिज अथॉरिटी कर रहा है, तो फिर यह प्रिंसिपल को उसको पेमेंट करना होगा। फिर आता है प्रिंसिपल लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। अब देखो प्रिंसिपल लायबल तो है थर्ड पार्टी को, एजेंट के सारे एक्ट के लिए जो उसके अथॉरिटी के अंदर हुआ है उसके लिए मैं लायबल हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मान लो कोई एजेंट अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है, उसमें 2 सिनारियो। पहला, वो सेपरेबल है, यानी कि भाई क्या डॉक्टर वाला राइटिंग लिख रहा हूँ, यानी कि जो बाहर जाकर वो काम कर रहा है वो सेपरेट हो सकता है। सपोज करो मैंने बोला कि भाई तू लोन ले सकता है सिर्फ 10,000 का, उसने 20,000 का लोन ले लिया, तो क्या मैं 10,000 सेपरेट कर सकता हूँ 20,000 में से? तो हाँ, तो वो 10,000 के लिए मैं लायबल हूँगा, बट जो बाकी 10,000 जो उसने अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा लोन ले लिया है उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँगा। अब मान लो इसमें दूसरा केस है नॉन सेपरेबल। मान लो उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लिया अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर एंड वो सेपरेबल नहीं है। मैंने बोला कि तू सिर्फ आटा परचेस कर सकता है, उसने आटा मैदा मिलकर परचेस कर लिया, तो वो सेपरेबल है? द आंसर इज नो। दोनों मिल जाएगा तो भाई सेपरेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूंगा, बोलूँगा भाई तूने अथॉरिटी से बाहर जाएगा, मैं थर्ड पार्टी को लायबल नहीं हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यही बोल रहा है। फिर मान लो कोई नोटिस दे दिया गया है एजेंट को, यानी कुछ एजेंट को बता दिया गया है, तो मान लिया जाएगा कि मेरे को वो बात पता है। ये पार्टनरशिप से रिलेट करता है। मान लो मेरी कोई दुकान है और वहाँ कोई आदमी दुकान चला रहा है, ठीक है, तो उसको बता दिया आके कि भाई देख अब इसका दाम इतना हो गया है, ये कुछ भी बता दिया, तो भले दुकान वाला मेरे को बताए या ना बताए, बाहर थर्ड पार्टी ये मान लेगा कि एजेंट को कोई बात अगर पता है तो प्रिंसिपल को वो बात पता है। और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के केस में अगर एजेंट ने ऐसा कुछ काम करता है तो भैया अगर फ्रॉड वगैरह करता है तो मैं तो डायरेक्टली थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होऊंगा क्योंकि फ्रॉड उसने किया है। उसके बाद आता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट्स टू थर्ड पार्टी। अब एजेंट का क्या क्या लायबिलिटी है? देखो एजेंट कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है। प्रिंसिपल के लिए एजेंट कभी पर्सनली लायबल नहीं है थर्ड पार्टी को, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे एजेंट पर्सनली बाउंड होता है, लायबल होता है। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है एजेंट के द्वारा सेल और परचेज ऑफ मर्चेंट रेसिडेंट अब्रॉड फॉरेन प्रिंसिपल। कोई फॉरेन प्रिंसिपल के लिए कोई एजेंट काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में एजेंट लायबल होगा। अगर एजेंट कुछ डिस्क्लोज नहीं करता अपना प्रिंसिपल का नाम कि वो किसके लिए काम कर रहा है तब एजेंट लायबल होगा। इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट निकला, अनसाउंड माइंड का निकला, तब तो एजेंट को इन्हें पकड़ेंगे भाई। एंड प्रिटेंडेड एजेंट, अगर कोई एजेंट दिखा रहा है बट वो एजेंट है नहीं तो वो लायबल होगा। और अगर अथॉरिटी से बाहर जाकर काम करेगा तो भैया एजेंट को ही पकड़ेंगे, प्रिंसिपल तो बोलेगा अथॉरिटी से बाहर काम किया, मैं लायबल नहीं हूँ। अब थर्ड पार्टी को क्या क्या राइट है? पहला बात, सपोज करो मैं किसी से डील कर रहा हूँ एंड मेरे को उसने अपने एजेंट के बारे में नहीं बताया, अपने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया। मैं किसी एजेंट से डील कर रहा हूँ एंड उसने कोई अपने प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया, या जो प्रिंसिपल के बारे में बताया है बाद में मेरे को पता चलता है वो तो प्रिंसिपल है ही नहीं,
यानी जो एजेंट बोल रहा है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ वो उसके लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एज अ थर्ड पार्टी मैं एजेंट को पकड़ सकता हूँ एंड उसको बोल सकता हूँ, उसको लायबल ठहरा सकता हूँ, ये मेरा राइट है। मान लो कि कोई एजेंट है, ये एग्जांपल से समझो, सपोज करो मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज़ दिया, मैंने मिस्टर एक्स को 10,000 रुपीज़ दिया, मिस्टर एक्स ने मेरे को फिर कुछ दिन बाद गुड्स दिया 50,000 का, बट उस समय मेरे को नहीं पता था कि मिस्टर एक्स एजेंट है मिस्टर वाई का। किसका एजेंट है? मिस्टर वाई का। ये मेरे को नहीं पता है, मेरे को पता है कि मिस्टर एक्स का ही गुड्स है। तो मिस्टर वाई जो है डायरेक्टली मेरे से 50,000 रुपीज़ क्लेम नहीं कर सकता, मांग ही नहीं सकता, ना ही गुड्स मांग सकता। उसमें से मैं 10,000 अपना सेट ऑफ करने के बाद ही तुम्हें 40,000 देने के लिए ही लायबल होऊंगा। ये थर्ड पार्टी के पास राइट होता है। फिर थर्ड पार्टी किसी पे भी केस कर सकता है, एजेंट पे भी, प्रिंसिपल पे भी, जिस पे मन करेगा केस कर देगा। एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया तो भैया एजेंट को पकड़ो, डिस्क्लोज किया तो तुम डायरेक्ट प्रिंसिपल को भी पकड़ सकते हो। फिर आता है टर्मिनेशन। एजेंसी खत्म कैसे होगा? तो देखो एजेंसी इतने तरीक़ों से ख़त्म होगा। सबसे पहला रिवोकेशन, मैंने प्रिंसिपल डेटर ने, मैंने जिसे अपॉइंट किया एजेंट, वो भैया एकदम नकारा था, मैंने बोला आज से तू मेरा एजेंट नहीं, भाग यहाँ से, मैं तेरे को एजेंट मानता ही नहीं, मैंने उसे हटा दिया। रिनोवेशन, इसमें क्या होता है, एजेंट मना कर रहा है, रिवोकेशन में प्रिंसिपल डेटर मना कर रहा है कि प्रिंसिपल बोल रहा है कि भैया तू मेरा एजेंट नहीं है। रिनोवेशन में एजेंट बोल रहा है कि तू मेरा आज से डेटर नहीं है, मैं तेरे लिए एजेंट जैसा काम नहीं कर रहा। फिर कंप्लीटेशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए, यानी मैंने ज़मीन बेचने के लिए एजेंट हायर किया था, ज़मीन बिक गया, एजेंसी ख़त्म हो गया। डेथ और प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, और मान लो प्रिंसिपल ही मर गया तो एजेंट काम किसके लिए करेगा, या एजेंट ही मर गया तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो ऐसे ही एजेंसी खत्म हो जाएगा। या फिर दोनों अनसाउंड माइंड हो गए, दोनों में से कोई पागल हो गया तो भाई वो तो इनकम्पिटेंट हो गया, तो अब वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसके इंसॉल्वेंसी, प्रिंसिपल का दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तब भैया ऐसे ही रिवोक हो जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट लोग इनकम्पिटेंट होते हैं। एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम, सपोज करो मेरा एजेंट है, मैंने बोला कि तू मेरे लिए सारा काम करेगा, 6 महीने का लिए तू मेरा एजेंट है, तो 6 महीने के लिए ही लायबल होगा वो। अब एजेंसी इरिवोकेबल कब है, यानी एजेंसी कब खत्म नहीं होगा, इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो ये एक घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मैं हूँ AKG, और ये है मिस्टर एक्स। मैंने बोला कि भाई देख ये घर बिकवाना है, बिकवा दे। तो मिस्टर एक्स बोला कि ठीक है बिकवा दूंगा, पैसे दे दे। मैंने क्या बोला कि देख ये घर जो है तू जितना में बिकवाएगा उससे तू 10% अपना कमीशन काट के मेरे को पैसा दे देना। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स का बेनिफिट है घर बिकवाने में, इसका भी इंटरेस्ट है घर बिकवाने में, क्योंकि भाई उससे उसको पैसा मिलने वाला है, तो इंटरेस्ट तो हुआ ना, तो वो इंटरेस्ट है यहाँ पर। तो AKG यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता बाद में। इसने मेहनत की, इसने घर बिकवाया, और मैं बोल रहा हूँ कि नहीं एजेंसी रिवोक, तो ये मैं नहीं कर सकता। इरिवोकेबल हो जाएगा जब एजेंट का भी इंटरेस्ट हो उस चीज़ में, तो वो मैं सिर्फ तब रिवोक नहीं कर सकता। यही बात ये पॉइंट बोल रहा है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या क्या इफेक्ट है, देखो टर्मिनेशन का इफेक्ट क्या क्या होगा, इफेक्ट कब होगा, देखो 2 इफेक्ट है। पहला बात बुक में जो दिया है, यहाँ पता नहीं क्या लिख दिया है, ये एक बुक से ये कर लेना। इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन क्या बोल रहा है, मान लो ओ यहाँ नीचे लिखा है, एजेंसी टर्मिनेट हुआ तो मेरे को ये बात थर्ड पार्टीज लोग को, यानी जिससे डील कर रहा है मेरा एजेंट और मैं डील करता हूँ रेगुलर बिजनेस में, उसे बताना होगा कि अब ये मेरा एजेंट नहीं है, एकदम पार्टनरशिप वाला, रिटायरमेंट जैसा। तो मेरे को बताना होगा कि भाई देख ये मेरा अब से एजेंट नहीं है। अगर मैं नहीं बताता हूँ और एजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है तो मैं प्रिंसिपल जैसा ही लायबल होऊंगा, यानी मेरे को बताना पड़ेगा कि अब हम दोनों के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आया। एंड दूसरा बात, अगर एजेंसी का रिलेशनशिप मैंने ख़त्म कर दिया या प्रिंसिपल डेटर मर गया एंड एजेंट के पास कोई सामान है प्रिंसिपल डेटर का, तो ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान का रीजनेबल टेक केयर करेगा एंड उसको
इसके डिसीज पार्टनर बोलता हूँ, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इंसॉल्वेंट अगर हुआ है तो यानी उसके परिवार वाला को वापस दे देगा। ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं कि अपने पास रख लेगा, नहीं, ये नहीं कर सकता। फिर सब एजेंट टर्मिनेट कैसे होगा? देखो, एजेंट ही टर्मिनेट हो गया तो सब एजेंट टर्मिनेट हो ही जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। जो तुमको अपॉइंट कर रहा है अगर वही नहीं है तो भैया तुम किसके लिए तब काम करोगे? फिर टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम। मैं प्रिंसिपल डेटर, मैंने बोला आज से तू कोई सब एजेंट अपॉइंट नहीं करेगा, कोई सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता, तो भैया मैंने अथॉरिटी ही छीन लिया तो सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर एजेंट की अथॉरिटी को ही टर्मिनेट कर दिया, यानी उसको काम करने से मैंने उसकी ताकत ही छीन ली, अथॉरिटी ही नहीं दे रहा हूँ मैं, तो भैया तब तो सब एजेंट वो हो ही जाएगा टर्मिनेट। तो तुम्हारा इंडियन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 32 मार्क्स, कंपनी 21, सोगा 21, LLP 6, IRF 6, कितना हो गया? आई थिंक सो 86 मार्क्स। तुमने आज अपने 86 मार्क्स के सारे चीज़ कंप्लीट कर लिया है। तुम्हारा नेगो और कंपनी बचा है, नेगो एंड IPA बचा, ठीक है। अब ये दोनों तुम बताओ मेरे को लाना है या नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि कुछ नया मत पढ़ो, बट हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये पढ़ा हो और उनको रिवीजन चाहिए। तो भाई कमेंट में बताना कि मैं इन दोनों पे भी वन शॉट लाऊंगा या नहीं लाऊंगा। नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लाऊंगा। टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, जहाँ तुम्हें बताना हो तुम बता दो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एक दो बच्चा भी बोलेगा तो मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।